नमस्कार। परीक्षा मित्र के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अंतिम वीडियो में अपन ने राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक दर्शन, व्यवहारवाद और परंपरागत राजनीति विज्ञान में अंतर देखा था। साथ में अपन ने, आपको याद हो तो, एक टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, नव परंपरागत विचारक। यानी ऐसे विचारक, नव परंपरागत विचारक हैं जो वर्तमान में हैं, समकालीन अवधारणा से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये वापस परंपरागत की तरफ लौट जाना चाहते हैं। यानी नैतिकता, मूल्य जैसे तत्वों को ये ज़्यादा महत्व देते हैं। इनका मानना है कि मूल्य आज भी महत्वपूर्ण है। और जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि जब अपन सिद्धांत पढ़ते हैं तो सिद्धांत या विचारधाराएं अपने को तब ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आती हैं जब अपन उसको आत्मसात करेंगे। आत्मसात का मतलब है कि जब अपन मार्क्स पढ़ रहे हैं, कार्ल मार्क्स पढ़ रहे हैं, तो खुद को कार्ल मार्क्स के एंगल से देखिए, खुद को ये समझिए कि पूंजीपति बेकार है। और जब अपन उदारवाद पढ़ रहे हैं तो ये मान लें कि पूंजीपति बहुत बढ़िया है। अगर पूंजीवाद नहीं होता तो आज अपन जहाँ पर इस अच्छे से कमरे में बैठे हुए हैं, अच्छा कूलर, पंखा, एसी ये जो लगे हुए हैं, ये नहीं होते, अच्छा घर नहीं होता। ये वैसे ही हालात होते जैसे 91 के पहले जब अपन एलपीजी पॉलिसी नहीं अपनाई थी तो उसके पहले के जो हालात थे वैसे ही कुछ हालात होते हैं। ऐसे हालात होते हैं जैसे आज की अखबारों की न्यूज़ है कि केन्या की मसाई जनजाति ने 12 टन गेहूं भेजे हैं भारत को। भारत के लिए 12 टन कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन जिसने भेजा है उसके लिए 12 टन बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि इसको आत्मसात कीजिए। अब यहाँ पर कैसे अपने को इन चीज़ों को समझना है, नव परंपरागत सिद्धांत को, कि क्यों मूल्य नैतिकता को मानते हैं आधुनिक युग में होते हुए भी, क्यों ऐसा तर्क देते हैं। तो देखिए, इसके पीछे बहुत ही बड़ा लॉजिक है। क्या लॉजिक है? एक टॉपिक आता है अपने पॉलिटिकल साइंस में, तथ्य मूल्य प्रभेद, या जो अपन ने पढ़ा पिछले वीडियो में, राजनीतिक सिद्धांतों का पतन। और राजनीतिक सिद्धांत के पतन की बात करने वाले विचारक, मुख्य विचारक हैं डेविड स्टन, बर्लिन। ये राजनीतिक सिद्धांत के पतनों की बात करते हैं। हुआ क्या कि राजनीतिक सिद्धांत आए, परंपरागत राजनीति विज्ञान में बहुत सारे सिद्धांत आए, लेकिन 1945 आते आते ये सिद्धांत मिथक साबित हो गए। कारण ये हुआ कि दूसरा विश्व युद्ध हो चुका था। जब दूसरा विश्व युद्ध हो गया तो ये सिद्धांत असफल सिद्ध हो गए। क्यों? अगर सिद्धांत सही उतरते, व्यवस्था को सही तरीके से मानते, तो दूसरा विश्व युद्ध होता ही क्यों? जैसा आदर्शवाद कहता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सिद्धांत आदर्शवाद ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सहयोग पाया जाता है, संघर्ष के तत्व नहीं होते हैं, सहयोग मुख्य तत्व होता है। अगर सहयोग ही होता तो दूसरा विश्व युद्ध होता ही क्यों? उदारवाद, साम्यवाद, मार्क्सवाद, जितनी भी विचारधाराएं थी जो 1945 के पहले आई, उन सब के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया कि क्या ये सिद्धांत सही है। अगर ये सिद्धांत सही होते तो ये ऐसी घटनाएं घटित नहीं होती कि अमेरिका जैसा देश, यूएसए, नागासाकी और हिरोशिमा पर बम डाल देता है और ऐसे बेगुनाह लाखों लोग मारे जाते हैं जिनका कोई अपराध नहीं था, जिन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया था। तो मानवता को शर्मसार करने वाली राजनीतिक व्यवस्थाएं उत्पन्न हो चुकी हैं। तो हुआ क्या कि 1945 से लेकर के 1970 तक कोई भी सिद्धांत नहीं आया। समझना इस कॉन्सेप्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पूरे पॉलिटिकल साइंस में, पूरे राजनीति विज्ञान में आपको ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। जब तक आप राजनीति विज्ञान पढ़ते रहोगे ये अवधारणा आपको बहुत ही काम आएगी। 1945 से 1970 तक कोई राजनीतिक सिद्धांत नहीं आया और ये माना जाने लगा कि राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो चुका है। अब नए सिद्धांतों को इजाद करने की जरूरत है और डेविड स्टन जैसा विचारक आता है जो नई अवधारणाएं, व्यवहारवाद, व्यवस्था सिद्धांत, आमंड पावेल का संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत आता है, तार्किक चयन का सिद्धांत आता है, फिर उत्तर व्यवहारवाद आता है। अब होता क्या है, इसी दरमियान 1971 में एक व्यक्ति आता है, जॉन रॉल्स। और जॉन रॉल्स 1971 में एक बुक लिखता है जो आप सभी परिचित हैं इस बुक से, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, न्याय का एक सिद्धांत। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस बुक लिखता है और इसमें वो क्या व्यवस्था करता है कि एक जो पिछड़ा हुआ वर्ग है समाज में, उसको भी मुख्य धारा में लाया जाना चाहिए। यानी जो भारतीय संविधान ने जब शुरू में निर्मित हुआ था 1971 के पहले ही, तब अपन ने जो चीज़ अपना ली थी उसी चीज़ की बात कर रहा है जॉन रॉल्स। अभी अपन आसान भाषा में समझेंगे जॉन रॉल्स को कि कैसे राजनीतिक सिद्धांतों का उदय हुआ, और जॉन रॉल्स को राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान का पिता कहा जाता है। कि राजनीति विज्ञान में जो सिद्धांत समाप्त हो चुके थे उनको वापस रिट्रीवल किया, वापस पुनरुत्थान करने का कार्य किया जॉन रॉल्स ने। तो जॉन रॉल्स को राजनीति विज्ञान में राजनीतिक सिद्धांतों के पुनरुत्थान का जनक कहा जाता है।
और कैसे इसने पुनरुत्थान किया देखिए आप। 1971 की ये बात है। इसने ये कहा कि समाज में एक पिछड़ा हुआ वर्ग है, उसको समाज की मुख्य धारा में आगे लाया जाना चाहिए। क्यों इस टाइम पे सिद्धांत आया, कैसे आया, वो सब बातें अपन करेंगे, कभी जॉन रॉल्स को पढ़ेंगे तब। अभी अपन इतना समझते हैं कि एनसीईआरटी की बुक में एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि ये एक दीवार है और इस दीवार के इस तरफ ये 3 लोग हैं और इधर एक क्रिकेट का ग्राउंड है जहाँ पर मैच चल रहा है। ये व्यक्ति है, इस दीवार की हाइट है 5 फीट, समझना इसको, 5 फीट। ये जो व्यक्ति है इसकी हाइट है 6 फीट, इस व्यक्ति की हाइट है 5 फीट और ये व्यक्ति है, ये है दिव्यांग, ठीक है, ये व्यक्ति अपंग है, ठीक है। ये 3 कंडीशंस इस समय बनी हुई हैं। अब इसमें क्या होएगा, ये व्यक्ति, इसको मैच देखना, ये आराम से मैच देख सकता है क्योंकि दीवार की हाइट 5 फीट है और इसकी खुद की हाइट 6 फीट है। ये व्यक्ति जिसकी हाइट ही 5 फीट है, ये मैच देखने के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा, लेकिन यदि इसको एक ईंट रख दी जाए इसके पैरों में या एक पत्थर रख दिया जाए तो ये मैच आराम से देख सकता है। लेकिन ये जो व्यक्ति है, ये दिव्यांग है, इसके लिए और ज़्यादा व्यवस्था करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये दिव्यांगों के लिए ड्वार्किन बहुत अच्छी थ्योरी देता है, टेकिंग। तो ये अपंगों के लिए, दिव्यांगों के लिए बीमा योजना, पेंशन योजना की बात करता है ड्वार्किन, पढ़ेंगे अपन न्याय के सिद्धांत में, समतावादियों में। तो इस व्यक्ति को ज़्यादा सुविधा देने की जरूरत है, तो ऐसी व्यवस्था देता है जॉन रॉल्स। यानी जॉन रॉल्स किसको वापस लेकर के आ गया, मूल्य को वापस लेकर के आ गया। जॉन रॉल्स किसको वापस लेकर के आ गया, नैतिकता को वापस लेकर के आ गया। समझना आप कि मूल्य और नैतिकता को जॉन रॉल्स वापस लेकर के आ गया कि समाज में एक पिछड़ा हुआ वर्ग है, वो पिछड़ा हुआ क्यों है, उसको आगे लाया जाना चाहिए, उसके लिए राज्य को विशेष व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसी बात करता है जॉन रॉल्स, समतावादी विचारक हैं। अब जैसे ही जॉन रॉल्स ने थ्योरी दी, अब तक ऐसे लोग जो सोए हुए थे, जिनको पता तक नहीं था कि हम पिछड़े हुए हैं समाज में, वो भी जागे, उन्होंने अपने अधिकारों की मांग की। तो ऐसे नए सिद्धांत आए। नारियों ने अपने अधिकारों की मांग की तो नारीवादी सिद्धांत आ गया। बहुसंस्कृतिवादी यानी अल्पसंख्यकों ने अपने अधिकारों की मांग की तो सिद्धांत आ गया बहुसंस्कृतिवाद। जो पर्यावरणविद थे, जो ये मानते थे कि हम पर्यावरण ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उन्होंने पर्यावरण की मांग की, पर्यावरण को बचाने की मांग की, तो इकोलॉजिज्म, ग्रीन पॉलिटिक्स, पारिस्थितिकीवाद जैसा सिद्धांत आ गया। तो आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझिए कि नव परंपरागत विचारक जो हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, मूल्य नैतिकता की। क्योंकि वो ये देख रहे हैं, यहाँ पर जॉन रॉल्स को देख रहे हैं, वो पर्यावरणविदों को देख रहे हैं, ये नारीवादियों को देख रहे हैं, बहुसंस्कृतिवादियों को देख रहे हैं, और ये कह रहे हैं, इनका मानना है, उत्तर आधुनिकतावादियों को देख रहे हैं और इनका मानना है कि राजनीति विज्ञान में फिर से मूल्य और नैतिकताएं स्थापित की जानी चाहिए। मूल्य नैतिकताएं राजनीति विज्ञान से अलग नहीं है। और आप इसका इफेक्ट देखिए, इसका प्रभाव देखिए कि डेविड ईस्टन फिर से अपनी गलती मानता है, और जिसने ये कहा था 1945 में कि राजनीति विज्ञान के में नए सिद्धांतों की ज़रूरत है क्योंकि अब निरर्थक हो चुका है, और केवल तथ्यों पर बल देने की बात करता है। वो अब ये कहता है कि नहीं, तथ्य इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, बल्कि मूल्य भी इंपॉर्टेंट होते हैं। और नई थ्योरी आती है जिसको उत्तर व्यवहारवाद कहते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि ये कौन है नव परंपरागत विचारक। ऐसे विचारक हैं जो केवल थ्योरी समझाने के लिए मैंने दिया है। जॉन रॉल्स का कहीं भी नाम नहीं लिखना है अपने को यहाँ पर कि जॉन रॉल्स नव परंपरावादी विचारक है। नहीं, जॉन रॉल्स नव परंपरावादी विचारक नहीं है, लेकिन अपने को ये नव परंपरावादी है कहाँ से, कैसे इन्होंने अपनी थ्योरीज दी है। तो आप सोचिए कि आप 1970 के दौर में हैं और उस टाइम पर एक ऐसी थ्योरी आ रही है कि वो कि एक व्यक्ति कह रहे हैं कि नहीं, मूल्य नैतिकता कुछ नहीं है, जो व्यवहारवादी ऐसी बात कर रहे हैं, और अपन ने देखा है कि नहीं, जॉन रॉल्स ये ने स्पष्ट किया है, सिद्धांत दिया है नए तरीके से, और वास्तव में उसके सिद्धांतों का इफेक्ट इतना तगड़ा हुआ है कि मूल्य नैतिकता फिर से प्रज्वलित हो गई हैं। तो ऐसे विचारक आते हैं जो वापस परंपरागत की तरफ लौट जाना चाहते हैं, वो मूल्य नैतिकता पर बल देते हैं। ऐसे कौन कौन से विचारक हैं, इनका नाम याद रखिएगा। और इन नव परंपरावादियों को रॉबर्ट डहल परा अनुभववादी विचारक कहता है। परा अनुभववादी विचारक कहता है, ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। परानुभववादी कौन कहता है, इनको सीधा सीधा पूछा जाता है, रॉबर्ट डहल कहता है।
तो कौन कौन से ऐसे विचारक हैं, इनके बारे में अपन डिटेल में पढ़ते हैं, एक एक करके इनके बारे में जानेंगे, क्योंकि आजकल यहाँ से प्रश्न बहुत डीप में आने लगे हैं, क्योंकि दिनों दिन मूल्यों की जो वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है। क्योंकि जो बहुसंस्कृतिवादी विचारक हैं, भिखु पारिक, विल्कम लिगा, जैसे भिखु पारिक की तो इस साल और भी बहुत सारी किताबें आ रही हैं 1921 में, एरिक वोएगलिन, माइकल ऑक्सफोर्ड, डांटे जर्मनी, बंटवा द जुवनेल, लियो स्ट्रॉस, एम सिबली, ये मुख्य नव परंपरावादी पराअनुभववादी विचारक हैं। व्यवहारवादी विचारक रॉबर्ट डहल नव परंपरागतवादियों को पराअनुभववादी कहते हैं। अब बात करते हैं अपन एरिक वोएगलिन। एरिक वोएगलिन एक नव परंपरागत विचारक हैं जो व्यवहारवाद और प्रत्यक्षवाद की आलोचना करते हैं। ये मूल्य नैतिकता पर विशेष बल देते हैं। ये अपनी पुस्तक का नाम याद रखिएगा, ऑर्डर एंड डिसऑर्डर। ऑर्डर मतलब व्यवस्था, ऑर्डर का मतलब होता है व्यवस्था। आपने कोर्ट में देखा होगा कि कोई ज़्यादा चुंचपड़ करता है तो जज बोलता है ऑर्डर ऑर्डर, मतलब व्यवस्था बनाए रखिए। तो ऑर्डर एंड डिसऑर्डर इसकी बुक है। इस डिसऑर्डर सोसाइटी में लिखता है कि समाज में व्यवस्था भौतिकता व वैज्ञानिकता से नहीं आती है, व्यवस्था तो मूल्य और नैतिकता से आती है। देख लीजिए आप, ठीक है। इन व्यवस्था किससे आएगी? मूल्य नैतिकता से आएगी। इसलिए हमें मूल्य नैतिकता, रीति रिवाज और प्रथाएं हैं। मूल्य नैतिकताओं का मुख्य स्रोत क्या है? रीति रिवाज और प्रथाओं को मानता है एरिक वोएगलिन। एरिक वोएगलिन प्रतिनिधित्व को 3 प्रकार का बताता है कि किस प्रकार का प्रतिनिधित्व होता है या होना चाहिए। मूल प्रतिनिधित्व, मूल प्रतिनिधित्व में तार्किक और भौतिकवादी व नेता बनाया जाता है। अस्तित्व मूल प्रतिनिधित्व, इससे धार्मिक व्यक्ति को प्रतिनिधि व नेता बनाया जाता है। परा अनुभववादी प्रतिनिधित्व होता है ट्रांजैक्शनल रिप्रेजेंटेटिव, इसमें नैतिक व्यक्ति को प्रतिनिधि व नेता बनाया जाता है। ये सबसे श्रेष्ठ प्रकार का प्रतिनिधि है, इसी से समाज का विकास होता है। अब आता है एक और इम्पोर्टेंट विचारक माइकल ऑक्सफोर्ड। माइकल ऑक्सफोर्ड के बारे में आपको और थोड़ा सा बता दूं, ये एक तो ब्रिटेन का है और माइकल ऑक्सफोर्ड की एक बुक है ऑन ह्यूमन कंडक्ट। तो एक तो बुक आती है ऑन ह्यूमन कंडीशन, तो कंडीशन की बात आएगी तो कंडीशन बुक है हन्ना ओरेंट की और ह्यूमन कंडक्ट बुक है माइकल ऑक्सफोर्ड की, ह्यूमन कंडक्ट। ठीक है, तो कंडक्ट कंडीशन याद रखिएगा। हन्ना ओरेंट की भी इससे मिलती जुलती बुक है ऑन ह्यूमन कंडीशन। माइकल ऑक्सफोर्ड अनुदारवादी विचारक भी है, इसलिए बता रहा हूँ कि अपने सिलेबस में दिया हुआ अनुदारवादी विचारक है, रूढ़िवादी विचारक है। कंजर्वेटिव में एक ही वर्ड मिलेगा इंग्लिश में, हिंदी में बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं। तो नव रूढ़िवादी विचारक है माइकल ऑक्सफोर्ड। ये मूल्य नैतिकता पर बल देकर परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान करता है। इसकी मुख्य किताबें हैं रैशनलिज्म एंड पॉलिटिक्स ऑन ह्यूमन कंडक्ट। माइकल ऑक्सफोर्ड के प्रमुख विचार इस प्रकार हैं। क्या कहता है ऑक्सफोर्ड? तो मैंने बताया ये अनुदारवादी विचारक है। और देखिए, कोई विचारक अनुदारवादी है, उदारवादी है, मार्क्सवादी है, तो ये उस समय जब वो किताबें लिख रहा है या जिस दौर में उसका जीवन बीता है उस टाइम की कंडीशन कैसे है, उनका प्रभाव पड़ता है। 2 मुख्य विचारक आते हैं अनुदारवाद में, एक तो आता है एडमंड बर्ग और दूसरा है माइकल ऑक्सफोर्ड। इन दोनों, एडमंड बर्ग ने पूरी 18वीं सदी देखी है और माइकल ऑक्सफोर्ड ने पूरी 20वीं सदी देखी है। और आप 18वीं सदी और 20वीं सदी का यदि आप ढंग से देखोगे कि उस टाइम पे कौन सी बड़ी घटनाएं घटित हुई है, तो आप पाओगे कि इस टाइम पे बड़ी बड़ी क्रांतियां, बड़े बड़े संघर्ष हो रहे हैं, देश आपस में लड़ रहे हैं या गृह युद्ध की सी स्थिति बनी हुई है पूरी दुनिया में। तो इनका बड़ा प्रभाव पड़ा इनके ऊपर और इन्हें ये कहा कि नहीं, परिवर्तन धीरे धीरे होना चाहिए, एकदम से नहीं होना चाहिए। तो ऑक्सफोर्ड रीति रिवाज और परंपरागत मूल्य नैतिकता को मुख्य स्रोत मानता है। क्यों मानता है? क्योंकि ये संघर्ष किस लिए हो रहे हैं कि रीति रिवाज और परंपराओं में आपसी संघर्ष हो रहे हैं। और इसी के ऊपर एक हंटिंगटन एक लेख लिखता है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। जब फ्रांसीसी फुकुयामा लिखता है एंड ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का अंत, तो हंटिंगटन आता है और हंटिंगटन क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन लिखता है कि नहीं, इतिहास का अंत ऐसे नहीं होता है कि साम्यवाद और यानी विचारधाराओं का अंत नहीं है, ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, सभ्यताओं का संघर्ष है। तो ऑक्सफोर्ड रीति रिवाज और परंपराओं को मुख्य मानता है क्योंकि मानव का मूल अस्तित्व नैतिकता पर आधारित है, इसलिए मानव की सभी समस्याओं का निदान मूल्य और नैतिकता से ही संभव है। मूल्य और नैतिकता को रीति रिवाज और परंपराओं से मिल सकता है बढ़ावा। ऑक्सफोर्ड तर्क बुद्धिवाद की विशेष रूप से आलोचना करता है। तर्क बुद्धिवाद जो उदारवाद से जुड़ा हुआ है, इसकी विशेष आलोचना करता है। तर्क बुद्धिवाद भौतिकतावाद को बढ़ावा देता है और वो वैज्ञानिकता की ज़्यादा बातें करता है और ज़्यादा वैज्ञानिकता हावी होने से नैतिकता और मूल्य जैसे तत्वों का पतन हो जाता है। ऑक्सफोर्ड रीति रिवाज और परंपराओं
का आधारित आदर्श समाज की परिकल्पना करता है। ऑक्सफोर्ड रीति रिवाज और परंपराओं पर आधारित आदर्श समाज की परिकल्पना करता है। नागरिक साहचर्य का नाम देता है इसे, नागरिक साहचर्य। आदर्श समाज वार्तालाप के माध्यम से स्थापित हो सकता है, इसका ऐसा मानना है। ऑक्सफोर्ड का प्रसिद्ध कथन है कि मैं एक बुद्धिवादी विचार नहीं हूं, मैंने तो एक सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाला हूं। लियो स्ट्रॉस आते हैं फिर। लियो स्ट्रॉस जो एक कोटेशन देता है कि व्यवहारवाद एक गंदगी थी और समाप्त होना था, और ऐसा ही हुआ। लियो स्ट्रॉस अमेरिका के राजनीतिक दार्शनिक हैं और नव परंपरावादी विचार इसके प्रमुख विचार हैं। लियो स्ट्रॉस की बुक है थॉट ऑन मैकियावली, इंपॉर्टेंट बुक, नाम याद रखिएगा, मैकियावली के ऊपर लिखा है इसने। और मैकियावली की एक प्रिंस है, और प्रिंस के ऊपर एक न्यू प्रिंस करके बुक लिखी है, वो है ग्रामसी। जब जेल में था तो उसने प्रिंस लिखी थी मैकियावली ने, और नया राजकुमार न्यू प्रिंस बुक लिखी ग्रामसी ने, जेल में रह करके लिखी थी वो बुक। तो ऐसे ही मैकियावली के ऊपर किसने लिखी? थॉट ऑन मैकियावली, लियो स्ट्रॉस ने। अब किसी के ऊपर किताब लिखने के दो उद्देश्य हो सकते हैं, एक तो उसको वो फॉलो कर रहा हो और एक उसका विरोध कर रहा हो। तो आप देखिए कि लियो स्ट्रॉस मूल्यों की बात करता है और मैकियावली कहीं भी मूल्य नैतिकता की बात नहीं करता है। वो तो मूल्य नैतिकता उसको ही मानता है कि साध्य महत्वपूर्ण है, साधन कैसा भी हो चाहे। तो मूल्य नैतिकता इंपॉर्टेंट है लियो स्ट्रॉस के लिए, मैकियावली की आलोचना कर रहा है इसमें। तो थॉट ऑन मैकियावली, ये अपनी पुस्तक लिखता है व्हाट इज पॉलिटिकल फिलोसॉफी, और इसमें व्यवहारवाद की आलोचना करता है, आधार देता है। क्या आधार देता है? व्यवहारवादी मूल्य नैतिकता को समान मान लेते हैं, जबकि मूल्य उच्च श्रेणी के होते हैं, कुछ निम्न श्रेणी के होते हैं। सारे मूल्य एक से नहीं होते हैं, जबकि सभी मूल्यों को एक समान मान लेते हैं। वर्तमान में जो व्यवहारवाद का प्रभाव बढ़ रहा है वह गटर विजय के समान है, अर्थात तुच्छ विचार के समान है। ये महत्वपूर्ण कोटेशन है जो पूछी जाती है। लियो स्ट्रॉस अपनी पुस्तक थॉट ऑन मैकियावली में लिखता है कि मैकियावली जैसे विचारक शक्ति पर ज़्यादा बल देकर नैतिकता की अवहेलना करते हैं, इसी कारण परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का पतन हुआ। लियो स्ट्रॉस की एक और पुस्तक है ऑन प्लेटो ऑन सुकरात। 3 किताबें अपने पास हो चुकी हैं, थॉट ऑन मैकियावली, पॉलिटिकल फिलोसॉफी, और एक है प्लेटो ऑन प्लेटो एंड ऑन सुकरात। तो 3 किताबें इसकी आ चुकी है अपने सामने, लिख लेना इनको अलग से। ये विचारक मूल्यों व नैतिकता पर बल देते हैं और परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का विकास करते हैं। एक और विचारक है डांटे जर्मिनो की पुस्तक है बियॉन्ड आइडियोलॉजी द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। इसमें लिखते हैं कि विचारधारा के बढ़ते प्रभाव के कारण, कौन सी विचारधाराओं का प्रभाव बढ़ रहा है इस टाइम पे? एक तरफ पूंजीवाद है, एक तरफ साम्यवाद है, शीत युद्ध का दौर चल रहा है 1967 में, कि बढ़ते प्रभाव के कारण व्यवहारवाद का प्रभाव बढ़ रहा है और परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतों का पतन हो रहा है, क्योंकि विचारधाराएं शक्ति पर बल देती हैं। आगे जर्मिनो लिखते हैं, लेकिन अभी सारा खेल खत्म नहीं हुआ है। आज अनेक परंपरावादी मूल्य नैतिकता पर बल देकर परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतों को बढ़ावा भी दे रहे हैं। इनकी किताबों को याद रखना और इनकी कुछ कोटेशन जो इंपॉर्टेंट है वो लिखिए। जैसे जर्मिनो की कोटेशन है, राजनीतिक शास्त्र सचमुच आलोचना का शास्त्र है। एक और इंपॉर्टेंट विचारक आता है बंटा दे जुवनेल व्यवहारवाद की आलोचना करेगा, क्योंकि नव परंपरावादी सारे व्यवहारवाद की आलोचना करते हैं, मूल्य नैतिकता पर बल देते हैं। बंटा दे जुवनेल रूसों की भांति प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन है, रूसों से प्रभावित है बंटा दे जुवनेल प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन करते हैं। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का जनक है रूसो, तो ये भी लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन करता है। जुवनेल के अनुसार प्रभुसत्ता जनता में निहित होनी चाहिए। जुवनेल राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते के माध्यम से बताते हैं, क्योंकि किसको फॉलो कर रहा है? रूसो को फॉलो कर रहा है, तो सामाजिक समझौता इसके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र इंपॉर्टेंट है, लोक प्रभुसत्ता इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? जुवनेल के लिए। जुवनेल की कुछ किताबें हैं, ऑन पावर, द पॉर पॉलिटिकल। अब आते हैं हम सिबली साहब। सिबली की पुस्तक है लिमिटेशन बिहेवियरलिज्म। इसमें व्यवहारवाद की आलोचना करते हैं, मूल्य नैतिकता पर विशेष बल देते हैं। सिबली व्यवहारवाद की 2 आलोचनाएं करता है प्रमुख रूप से। कौन कौन सी हैं 2 आलोचनाएं? व्यवहारवादी ने मूल्य नैतिकता की उपेक्षा कर राजनीतिक शास्त्र को अर्थहीन बना दिया, निस्वार्थ बना दी। व्यवहारवादी कला संस्कृति की उपेक्षा करते हैं, जबकि कला संस्कृति से राजनीति के बारे में जानकारी मिलती है कि कला संस्कृति यदि बहुत अच्छी थी तो राजनीतिक व्यवस्था जो
आप देखिए, जिस व्यक्ति को कला और संस्कृति बहुत अच्छी लगी, इतिहास में आप किसी को भी देखिएगा, वो बिल्कुल शांत प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसकी जो नीतियां थी वो कभी भी क्रूर नहीं रही होंगी। बकल का प्रसिद्ध कथन है, राजनीति शास्त्र को विज्ञान कहना तो दूर, ये कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। ऐसे मेटलैंड का प्रसिद्ध कथन है कि मैं जब राजनीति विज्ञान के प्रश्न पत्र को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों को देखकर नहीं बल्कि इसको शीर्षक को देखकर मुझे हंसी आती है। अनुभववाद, व्यवहारवाद, प्रत्यक्षवाद, आधुनिक अनुभववाद दृष्टिकोण का विकास 2 चरणों में हुआ है। देखिए, ये अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे डिटेल में, व्यवहारवाद और अनुभववाद के बारे में क्या बातें कहते हैं। लेकिन फिलहाल अपन ने जो बात की है वो है नव परंपरावादियों के बारे में, जिसमें अपन ने इम्पोर्टेंट विचारकों को देखा। 6 विचारकों के बारे में अपन ने बात की है। अपन ने इसमें लियो स्ट्रॉस, एम सिबली, देखिए एक हन्ना ओरेंट भी नव परंपरावादी विचार में आती हैं, हन्ना ओरेंट। ठीक है, तो अपन ने इन 6 विचारकों को देखा है, माइकल ऑक्सफोर्ड को, बंटादर जूनियल को, एम सिबली को, और इनको डिटेल में समझा है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न जो आते हैं, एक तो यही प्रश्न आता है, एक तो राजनीतिक सिद्धांतों के पतन की बात कौन करता है। तो जितने भी व्यवहारवादी हैं ये सब राजनीतिक सिद्धांत के पतन की बात करते हैं। और राजनीतिक सिद्धांत यानी पुरानुभववादी कौन है, तो ये 6 नाम हैं। इनके अलावा भी और भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट थे जिनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं उनको डिटेल में अपन ने देखा है। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर डिस्कशन।